This conference will now be recorded. Just wait. चलो जी, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज देखी, thermochemical equation can be treated as mathematical algebraic equations. They may be added, subtracted, multiplied or divided. उसके बेसिस पे हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड द स्टोरी हैज नॉट एंडेड, इट विल कंटिन्यू जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। वो तो एक कॉन्सेप्ट है जो चलेगा ही चलेगा पूरे चैप्टर में। द नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको डेल्टा एच न्यूट बोलते हैं और सुनो आपके के सिलेबस में ये नहीं है, तो ये आप टॉपिंग करेंगे, एक्स्ट्रा ही करने वाले हैं, स्कूल के लिए इसको मत करिएगा। एज यू नो, acid plus base gives you salt most of the times, कभी कभी water भी मिलता है। And the acids or bases can be weak acids. Weak acids वो होते हैं जो कि completely टूटते नहीं है, जैसे कि acetic acid. And similarly we can have weak bases also which do not dissociate completely. मान लीजिए 100 एसिटिक एसिड है, उसमें से शायद 2 एसिटिक एसिड डिसोसिएट करके H+ बनाएंगे, बाकी वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। एंड सिमिलरली बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस which dissociate completely, for example HCl, the HNO3, the sulfuric acid and so on. The strong bases, the NaOH, the KOH, नीचे जाते हुए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है and so on. I'll be using weak acid, weak base abbreviation, strong acid, strong base abbreviation in the coming topic. So I'm starting the heat of neutralization. The heat of neutralization, 1 gram of equivalent of an acid or base will give 1 mole of H+ or OH negative respectively. Point to be taken in your mind. See, idea क्या है कि अगर आप HCl का एक नॉर्मल that is equal to 1 molar देखते हैं, आपको याद है नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो हमें प्रोटॉन 1 मोल मिलता है। बट अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखें, मैं अगर इसका एक नॉर्मल यानी कि 0.5 मोलर रखूं तो मुझे 1 मोल प्रोटॉन मिलता है। दैट इज द आइडिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स प्रोटॉन देगा। सिमिलरली बेटे, अगर आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, आप इसका 0.33 नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 1 मोलर, गलती कर गया हूं, 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 0.33 मोलर है, तो ये कितने प्रोटॉन देगा? 1 मोल प्रोटॉन देगा। यू हैव टू टेक केयर दिस थिंग इन योर माइंड कि हमारे पास 1 मोल प्रोटॉन चाहिए एंड हेंस निखिल मैं एक नॉर्मल लेके चलूंगा बेटे। एक नॉर्मल एसिड और बेस का हमेशा 1 मोल प्रोटॉन देता है। आपको समझ आ जाएगा why we are taking here 1 gram equivalent, because I need 1 mole of proton or 1 mole of OH negative. डिस्कशन देखिए, बट अभी के लिए लॉक कीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट 1 मोल ऑफ एसिड, it is 1 gram equivalent or 1 normal of an acid. So
Introducing heat of neutralization. It is a heat evolved when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by excess of a base or vice versa. 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करोगे ऑब्वियसली एक्सेस बेस के साथ, जितनी भी हीट इवॉल्व होगी that is the heat of neutralization, and vice versa. When 1 gram equivalent of a base is neutralized, the heat evolved will be known as heat of neutralization. ध्यान देने वाली बात बेटे, नॉर्मली बड़ी कम चीजें हमेशा फिक्स्ड होती हैं, इस वक्त ये इवॉल्व्ड होगी। ऐसे ही याद करो, heat of combustion is always evolved. So the heat of neutralization will always be heat evolved. So let's say what I'm discussing. Just a minute, बेटा please. तो 1 मिनट रुकिएगा. Yes. देखो बच्चों, this is H plus and this is combining with the OH negative. Acid और base का reaction होने वाला है. Let it be हमने HCl लिया. Let it be हमने NaOH लिया. क्वांटिटी मैंने बता दी, अगर इस पे फोकस करना है सो दिस शुड बी 1 नॉर्मल, राइट। तो हमें जब इनका रिएक्शन हुआ, हमें मिला NaCl एंड वाटर। इस वक्त जितनी भी हीट चेंज होगी दैट इज गोइंग टू बी नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेट्स सी, इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो डिसोसिएट कर जाएगा अपने आप ही। NaOH जैसे ही आपने पानी में मिक्स किया, रेदर एसिड और बेस पानी में ही होंगे, दैट इज गोइंग टू अपने आप मिक्स अप करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने वर्ड यूज किया, जो कि डिसोसिएटेड कंप्लीटली हो, टूट जाए। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटता नहीं है। तो जो चीज प्रोडक्ट में थी, रिएक्टेंट में थी, उसको काट दीजिए। अगर आप नेट रिएक्शन देखेंगे, इस वक्त क्या हुआ है, वाटर 1 मोल बना है अपने आयन से। इस वक्त जो हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज -57.1 किलो जूल, और यू कैन से 13.6 किलो कैलोरी, राइट। मतलब अगर मैं एक केस को देखूं, मेरे पास नेट रिएक्शन ये हुआ है। अब दोबारा देखो, लेट इट बी कोई और केस है, कोई और एसिड पकड़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पकड़ते हैं, लेट इट बी नाइट्रिक एसिड। कोई और बेस पकड़ लेते हैं, SeCOH। मुझे जिसके ऊपर भी फोकस है उसको एक नॉर्मल रखना है। अब हमें मिलेगा व्हाट, KNO3। क्यों सरदार जी? KNO3 बेटे प्लस मिल जाएगा वाटर। अब दोबारा इसको माइक्रोस्कोप लगा के देखो, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, डिसोसिएट कर जाएगा और सॉल्ट बनाएगा, और नाइट्रेट और पोटेशियम को काट देते हैं। तो हमारे पास फिर दोबारा वही वाली इक्वेशन नहीं आ गई, नेट इक्वेशन। दिस इज द नेट इक्वेशन। तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन मुस्कान कितनी है, -57.1 किलो जूल। तो बेटे क्या मैं कह सकता हूं, बेशक आप HCl को NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करिए या HNO3 को KOH के साथ न्यूट्रलाइज कीजिए, क्योंकि द बेसिक रिएक्शन इज द सेम, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is always going to be same. Do you understand this? He says heat of neutralization for any strong acid and base is always equal to -13.6 kilocalorie. Why? Because net reaction in each case is always going to be the same. ये समझ आया?
हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डियर हमेशा इतनी ही होगी। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे एक वीक लेके आते हैं। नाउ इट इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और द वीक base plus strong acid. Let's see what is going to happen. Say acetic acid ले लेते हैं, it's a weak acid. आपको कैसे पता? अभी के लिए याद रखना organic acids are weak acid. इक्विलिब्रियम में ये कॉन्सेप्ट और बढ़ जाएगा, अदर वहीं पे ही बढ़ेगा एसिड और बेस का बच्चों। Acetic acid combines with NaOH. Let's see what happens. Now acetic acid is a weak acid. ये टूटेगा नहीं, जबकि न्यूट्रलाइजेशन इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव। ये अगर ऐसे तोड़ना है, AQ का मतलब एक्वस, वो तो हर जगह पे आएगा ही आएगा। तो हमें इसके लिए हीट ऑफ डिसोसिएशन लेट इट बी X देनी पड़ती है। रिमेंबर, डिसोसिएशन इज हीट नीडेड। नाउ व्हाट हैपेंस वंस इट इज डिसोसिएटेड, एक्वस बेटे सब में आएगा ही आएगा। ये H प्लस प्लस Na प्लस OH नेगेटिव, ये अपने आप टूटा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, मिलके बनाएगा सोडियम एसिटेट। salts are going to be dissociated प्लस वाटर। अगर मैं कैंसल आउट करता हूं तो ये आपस में कट गया। जब ये आपस में कट गया तो बेटे फिर वही पीछे वाला रिएक्शन आया। इस रिएक्शन की जो हीट थी वो -57.1 थी। तो अगर मैं इसको टोटल करूं तो मेरे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस वक्त हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस हीट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ गई। दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज फिक्स्ड प्लस 57, सॉरी गलती कर गया, माइनस लिखना था, माइनस 57.1 अगर मैं किलो जूल में ले रहा हूं। So isn't this heat of neutralization always lesser than 57.1? Why? Because certain amount of heat is required for dissociation. मुझे वैल्यूज आती हैं आपको बताने के लिए, आपको याद नहीं करनी है। This value is, please don't memorize, 1.2 किलोजूल है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी, यहाँ पे 1.2 डाल दूंगा। तो अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमारी बन गई है वो कितनी होगी है, -55.9, दैट इज लेसर देन 57.1। दैट इज, मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश कर रहा था, for strong acid and strong base or weak acid and weak base, it will be always lesser than 57.1. तो मुस्कान जान ये समझ पा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटिया हमेशा कितनी थी, -57.1 किलो जूल, साथ में बोल। और अगर आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और weak base, weak acid, weak base, इट इज ऑलवेज, हाँ जी बेटे, -57.1 से लेस होगी। वाई लेस होगी बताइए? So because it is the because dissociation energy भी आती है बीच में, तो वो कम हो जाएगी इससे।
पढ़ो। Because some heat is always needed for dissociation of acid. पूरा some heat is always needed for dissociation of weak acid, Weak acid or base. weak base, हमेशा। Therefore, you can say heat of neutralization is equal to heat of dissociation plus heat of plus Heat of reaction. यहाँ पे सिंपल वैल्यू डाल देते हैं 57.1। अब क्योंकि ये रकम हमेशा पॉजिटिव होगी तो हमारी जो नेट हीट हमें मिलेगी वो 57.1 से कम मिलने वाली है। राइट गुडी? जी सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटे। एसिड होते ही वो हैं जो कि प्रोटॉन दे दें और बेस होते ही वो हैं जो कि OH नेगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वही होते हैं जो खूब सारे प्रोटॉन और खूब सारे OH नेगेटिव दे दे बेटे। उनका स्वभाव है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। YaCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि वो खूब सारे प्रोटॉन देता है। वो खूब सारे प्रोटॉन क्यों देता है? क्योंकि वो कंप्लीटली टूट जाता है। ठीक है सिंह, ये डेफिनेशन है बेटे। चलो सिंह, ओके। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा सिंह साहब आपसे व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड, आप क्या बोलेंगे? बोलो। सर which readily give H positive ions. Which completely dissociate into H ions. What are strong base? Which completely dissociate into OH negative ions. ये उनकी डेफिनेशन। गुड सिंह। सिंह, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपके ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है बेटा। तो सिंह साहब एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सिंह, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट करते हैं। कैलकुलेट द हीट इवॉल्व्ड। मैं बच्चे फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, राइट? इसके ऊपर ये हीट इवॉल्व्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन करता है। ओके डियर, 0.5 मोल ऑफ HCl। HCl कितना दिया? 0.25 और NaOH कितना दिया सिंह? 0.25। नाउ HCl इज, वही बात यूज होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना दिया उससे प्रोटॉन कितना निकलेगा? 0.25। और यस सर, NaOH से प्रोटॉन कितना निकलेगा? 0.25। 0.25। रिएक्शन आपको वाटर कितना मिलेगा? 0.25। यूनिटरी मैथमेटिक, अगर 1 मोल पानी था तो हीट कितनी निकली थी? -57। 57.1 किलो जूल। तो इस वक्त हीट ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.1 to 0.25 -14.3 किलो जूल के बराबर। तो मैं सिंपली क्या देखना है? कितना पानी मिला, दैट इज द केस। दोबारा देखो सेकंड पार्ट। अब नाइट्रिक एसिड कितना दिया? 0.6। OH कितना दिया? 0.3। तो H प्लस कितना आएगा बच्चे? 0.6। OH नेगेटिव कितना आएगा? 0.3। पानी कितना मिलेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। 0.3। वेरी गुड। Therefore, the heat of neutralization will be minus into 0.3. तो -17 पॉइंट मैंने ऊपर से आंसर लिया है बच्चे, समझा? यस। गुड। तो सृष्टि तुम आगे आ रहे हो, थर्ड वाला।
100 cc of 0.2 मोलर HCl। पहले बिटिया तेरे को रेडीमेड दे रहा था एकदम, अब HCl कितना दिया? 100 cc 100 cc and 0.2 0.2 mole. और NaOH कितना दिया? 200 200 and 0.3. You remember moles is also given by molarity into volume, Yes, sir. right? वैसे Yes, sir. normality into volume चाहिए, but इस वक्त the molarity is equal to normality है, क्योंकि दोनों का valency factor is 1। 1. तो बेटे H plus कितने आएंगे? 0.1 into 0.2 लीटर में लेना ना, तो Yes, sir. 0.02 02. और ये कितना आएगा? 0.2 0.3 106. 0.06। ठीक, अब वहीं पे ही आ जा, अंत में वही होना है। अगर ये 0.02 था, ये 0.06 था, जैसे सिंह ने अभी बताया, वाटर कितना मिलेगा पुत्र? 0.02. और आपका आंसर कितना होगा? समझा? Yes, sir. ग्रेट। ये इधर देखते हैं, तो हमारी तृप्ति इज प्रेजेंट? नो, तृप्ति इज नॉट प्रेजेंट। कोई बात नहीं, कौन बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करवाएगा फोर्थ मेरे साथ? ये Sir, बोलिया सल्फ्यूरिक एसिड के लिए याद है 1 मोलर इज इक्वल टू 2 नॉर्मल। ठीक, और सिंपल भी कर सकते हैं। आपके पास जितने सल्फ्यूरिक एसिड है, प्रोटॉन तो उससे डबल ही होंगे ना? yes, sir. तो गुड़िया यहाँ पे तेरे पास 400 की जगह पे 0.4 लिख दूं Yes, sir. इंटू 0.2, प्रोटॉन निकालने वाला हूं, तो प्रोटॉन तेरे को कितने मिलेंगे? दुगने। Into 2. तो कैलकुलेशन चेक करते रहना बलविंदर। 0.16 16. चेक कर ले बेटे, मेरी गलती भी हो सकती है। Yes, sir. गुड। अब NaOH है, NaOH से OH नेगेटिव तो बराबर आते हैं, Yes, sir. एक ही तो आएगा. एक ही आएगा। तो 600 की जगह पे 0.6 इंटू 0.1 0.06। अब समझ आया? पिछले केस में मैंने यहाँ पे इंटू 1 नहीं लिखा था, क्योंकि वो ऑब्वियस था, इंटू 1 नहीं लिखा था, बट इंटू 2 लिखना पड़ेगा। अब फिर वही Yes, sir. H प्लस एंड OH नेगेटिव, ये 0.16 है, ये 0.06 है, तो पानी कितना मिलेगा? 0.06 और आपका आंसर into 57. that is 3.43 kilojoule. You will solve this question once again. Must do it. करना जरूरी होगा। ठीक, अब सरदार दोबारा देख बेटे, राइट सिंह, इधर देख क्या सिखाना चाह रहा हूं। Yes, sir. Heat of neutralization for a weak acid। बेटे अगली बारी क्लास नोट्स में पूरे इक्कलवे में भी आएगा, ऑर्गेनिक में भी आएगा, WA लिख दूंगा, ठीक है? आपने स्कूल में नहीं लिखना। इस ऐसे ही बोल दिया, सोचा नहीं। -43.4 किलोजूल। What is heat or energy of dissociation? अगर वीक एसिड ना भी लिखता, तो क्योंकि वो 57.1 नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा कि वीक एसिड है। तो सिंह याद कर, तुम्हें सिखाया था अभी भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
is heat of dissociation. Dissociation enthalpy minus 57.1 kilojoule. तो हीट ऑफ डिसोसिएशन तो बेटे हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इस वक्त कितना Yes है? sir. -43.4। ये घूम के Plus अगर 57.1. आंसर बताना है बेटे, प्लस माइनस करके। $6.7. हाँ, क्या बात कर रहा हूँ। 13.7। चेक कर ले। Yes sir. अरे यार, तूने एक पेज का रिजल्ट निकालना, करने की क्या जरूरत थी? 57.4 तक पहुंचा, तो कितना डिफरेंस है? 13 के 14। ठीक है, और हमें 57.1 था, तो थोड़ा सा माइनस कर दिया 0.3, 13.7। Yes sir. प्लस माइनस क्यों किया? करने की जरूरत नहीं थी। तो ये भी चीजें आप ध्यान कीजिएगा बेटे, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ यहाँ। अब एक चीज करवाओ, पूरी तुम करवा रहे हो। निखिल, अगर तुम्हारा माइक चलता है तुम भी करवा सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं आता है, बट क्योंकि ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और वो 12th के बाद बनते हैं, तो तब तक जाते जाते तुम लोगों को ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता हो जाता है। So if you do not know, you cannot move ahead. He said enthalpy of neutralization is -25 kilocalorie per mole. The enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is itna per equivalent per normal. Then the enthalpy of dissociation of this is going to be what? So now, oxalic acid is a diprotic acid. उसने बता दिया, डाइप्रोटिक का मतलब 2 प्रोटॉन देता है, मोनोप्रोटिक का मतलब 1 प्रोटॉन देता है, ट्राइप्रोटिक 3 प्रोटॉन देता है। ठीक, तो अगर ये डाइप्रोटिक है तो आपको इसमें से 2 प्रोटॉन जाएंगे। अगर 2 प्रोटॉन जाएंगे तो उसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विल बी 2 into 13.7, 26.4 किलो कैलोरी होना चाहिए था। सर 27.4 थैंक यू नितिन, बहुत अच्छा बेटे। 27.4 किलो कैलोरी होना चाहिए, है ना बेटे। अब हमारे पास ये कम आई है, तो हमारी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इतनी आई है, और हमें जो बाकी की एनर्जी है वो डिसोसिएशन में लगेगी, और आनी कितनी चाहिए थी? दैट इज, एक मिनट बेटे, मैंने गलती कर दी, अभी ठीक कराओ निखिल, अभी ठीक कराओ। तो यहाँ पे डालना था, वो सरदार जी ने तो देख भी ली होगी अभी तक। -25 था। तो निखिल, हीट ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी बेटे? 27.4 -25, दैट इज 2.4 किलो कैलोरी पर मोल। निखिल, समझ आया? यस सर। क्योंकि इसमें से हमें कितने मिलने थे? 2 प्रोटॉन, तो इसका मतलब हमें इसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से 2 पानी मिलना था। एक पानी के लिए 57.1 था, तो 2 पानी के लिए 27.4 होगा। वहां से हमने ये निकाला बेटे, क्या तुम समझे? दैट विल बी द आंसर। ये
तुम्हारा कहीं का पूछा गया क्वेश्चन है, सो तुम्हें संभालना। चले आगे। That is how the question will be asked on this concept. So let's move ahead. एक नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, the resonance energy. Do you people remember resonance के बारे में बॉन्डिंग में से बच्चों? You can Yes, ask. sir. रेजोनेंस होता क्या था सरदार साहब? हम उम्मीद करते थे this is the theoretical structure. This is the theoretical structure. But actual structure तो हमें पता ही नहीं था, तो हम एक अंदाजा मारते थे। हम कहते थे this is the actual structure. रेजोनेंस हमेशा सरदार जी स्टेबिलिटी लेके आता है। अगर इस एक्सिस पे सिंक एनर्जी था, तो this is the proposed structure, theoretical structure. आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता था बच्चे, वो हमेशा मोर स्टेबल होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो अगर इसकी Yes, sir. एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज सिंक। पढ़ के बता, रेजोनेंस एनर्जी। अरे रेजोनेंस है क्या? हमारा सिंग इस वक्त, प्लीज इमेजिन करो, आपके पास एक बिल्डिंग है, लेट इट बी 3 मंजिल की है। हमारा सिंग तीसरी मंजिल में बैठा हुआ है, हमने ऐसा सोचा, बट हमारा सिंग इज ज्यादा स्टेबल। वो तीसरी मंजिल पे नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ग्राउंड फ्लोर पे उसकी एनर्जी कम होगी, तो जितनी हमने सोची थी और जितनी वो एक्चुअली एनर्जी रखता है, इसमें से जो डिफरेंस है बेटे, उसको क्या बोलता है? द रेजोनेंस एनर्जी बोलता है। आई वांट आप में से जिसका कमांड हो रेजोनेंस एनर्जी के, रेजोनेंस फिनोमेना के ऊपर, वो बंदा आगे आए। तुम्हारे हो पूरी? ओके, यस निखिल तुम्हारे हो? तृप्ति तुम बात कर सकते हो? कोई बात नहीं, फिर मैं बोलता हूँ। तो बलविंदर सिंह तुम आगे आओ। तो Yes, sir. बलविंदर, ये कॉन्सेप्ट था बेटे। सुन, तुम्हें सीखनी है बेटे नई चीज, तो घबराना मत, ठीक है? तो लेट्स डू इट करते हैं। ओके, इसको जरा मैं पीछे ले जाता हूँ। सरदार साहब, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। गिवन द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर N2O is 82, bond energy of nitrogen triple bond nitrogen, nitrogen double bond nitrogen, and this are this much बेटे। सिंह, इसके लिए तुम्हें कुछ डाटा पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वो डाटा नहीं पता है बेटे, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, इसको नॉलेज बोलते हैं। देख सरदार, ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा? तुम बेसिकली बच्चे, तुम नाइट्रोजन लोगे और तुम ऑक्सीजन लोगे, और क्या बनाओगे? N2O बनाओगे। जब इसको बैलेंस करेगा तो ये रहेगा। अगर उसने बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया है, तो वो तुम्हारे से बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो N2O का जो स्ट्रक्चर प्रपोज्ड होता है, राइट, जो स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है वो ये है, राइट। वो N डबल बॉन्ड N, ये तुम बॉन्डिंग के एंगल से बाद में समझते रहना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, यू शुड नो दैट। ओके, अगर आपको नहीं पता बेटे, तो जैसे बेंजीन के तुम्हें स्ट्रक्चर पता है, आप आगे नहीं जा पाएंगे। सरदार जी मदद करना। देख, नाइट्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, ऐसे लिख देता हूं बेटे, तुम्हें नजर आएगा। ठीक, मिलके क्या बना रहा है? N2O N2O gas.
अब इसके लिए जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो ऐसे निकलनी चाहिए। दिस इज नाइट्रोजन 82. ट्रिपल बॉन्ड, एनर्जी उसने दे रखी होगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसने दे रखी होगी, मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। देखना, सो हीट ऑफ रिएक्शन इज बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी Minus bond energy of product. याद आ गया बेटे तेरे को? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्या ये स्टेप क्लियर है सिंह, ये वाला? Yes, sir. गुड। तो आगे चल रहा हूं। अब यहाँ पे वैल्यू डाली जा रही है, वैल्यू तो उसने तुम्हें प्रोवाइड की थी, ये देख, ऑक्सीजन की 498, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 418 तुम्हें देगा, तुम चिंता नहीं करो, हो ही नहीं सकता कि वो वैल्यू ना दे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सरदार साहब 607 प्लस माइनस किया तो बेटे क्या आ गया तेरे पास? 170। 170 kilojoule per mole. यहां तक समझ आया मैंने कैसे निकाली है? Yes, sir. तो दोस्त इस रिएक्शन को ध्यान से देख, ये जो रिएक्शन है, क्या मैं इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन और N2O नहीं बोल सकता हूँ, Enthalpy change. है ना? इस रिएक्शन की जो भी ये बन रहा है अपने एलिमेंट से बन रहा है, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हुई, राइट सिंह? सरदार साहब Yes, sir. ये बेटे ये तेरी 170 आई है, ठीक है जी? कितनी आई है? 170 आई है। से निकाली है, कैलकुलेट करके निकाली है ना? सिंह साहब तीसरी मंजिल पे होने चाहिए, ये ऐसा फिनोमेना है। बट सिंह साहब की जो एक्चुअल एनर्जी पाई गई है वो कितनी पाई गई है? 82। 82. तो बच्चे जो इसकी जो एक्चुअल एनर्जी है वो 82 पाई गई है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटे एक्चुअल, Actual. 170 से। मुझे केमिस्ट्री नहीं सिखानी, मेरे को फटाफट आंसर बोल, प्लस माइनस नहीं करना, पेन नहीं उठाना। Sir, 88. 88। ये मन में तूने पता क्या किया? 82 से पहले 100 पे गया, 18 का डिफरेंस था, फिर 170 पे आया, और ये मन में तुमने ऐसे कर दिया। सो डू यू अंडरस्टैंड बेटे इसका रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? Yes, sir. इतनी एनर्जी है। You will repeat this question without seeing any data. You must do it. बड़ो गुड। जैन साहब तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला बेटे आजा जरा, ये क्वेश्चन था जैन, ठीक? Yes, sir. तो समझते हैं? तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझ आया वो मेरा है ना, मिलके कोशिश करते हैं। गुड़िया, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन बेंजीन लिक्विड इतना है, इतना। ये जो तेरे को डाटा दिया है ना गुड़िया, ये एक्चुअल डाटा दिया है, ओके? ये Yes, sir. एक्चुअल डाटा दिया है गुड़िया। तो ये कहता है जो साइक्लोहेक्सेन है, ऑर्गेनिक आने वाली है, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो -156. और जो बेंजीन है गुड़िया उसके लिए पॉजिटिव 49। 49. The standard enthalpy of hydrogenation, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं addition of hydrogen, of cyclohexene
ये साइक्लोहेक्सीन होती है। तुम कह सकते हो मुझे कैसे पता लगेगा, मैं तो नॉलेज है, कल को इंजीनियर बनना है तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कंप्यूटर के अंदर क्या है, कोई पेन ड्राइव नहीं है, सीख रहा है। तो जब इसमें बहना हाइड्रोजन डालता है तो क्या बनेगा, ये Yes, sir. डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो इसकी जो डेल्टा H है वो माइनस Minus 190. 190 है। इससे हमें रेजोनेंस एनर्जी ऑफ क्या निकालना है, बेंजीन निकालना है। Benzene. देखते हैं, समझते हैं, ठीक है बेटा, आराम से, जल्दी मत कर, समझ, ठीक। तो साइक्लोहेक्सीन एंड हाइड्रोजन, ये पता लग गया Yes, sir. कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको हटा रहा। The bond energy of one double bond is 190. ठीक, तो इसी इक्वेशन को गुड़िया, इसी इक्वेशन को साइक्लोहेक्सीन एंड वाटर को अगर मैं उल्टा करता हूं तो मेरे पास 119 एनर्जी पॉजिटिव नहीं आ जाती, Yes, sir. समझा ना। इसी इक्वेशन को अगर मैं उल्टा करता हूं कि मैं किसी तरीके से इससे ये बनाता, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गुड़िया तेरे पास कितना आ जाएगी। Plus 190. अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो इतनी एनर्जी, अगर मैं 3 हाइड्रोजन निकालता हूं तो कितनी एनर्जी, 119 into 3. 357 किलो जूल, समझ आ गया। Yes, sir. अब इसमें अगर आपको जो सिखाया गया था, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेंजीन माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर साइक्लोहेक्सेन, समझ आया, कहीं पे कराया। Yes, sir. हाइड्रोजन की तो 0 होती है, Yes, sir. तो तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन पता है 357, Yes, sir. यहाँ पे ले गया, एक सेकेंड, राइट। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल काम करते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में साइड पे रख लेता हूं, ये निकालता हूं, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर, ये बेटा साइक्लोहेक्सेन था, वो दे रखी थी तेरे को, माइनस। Yes, sir. Minus 156. तो गुड़िया ये जो तेरे को थ्योरेटिकल आ रही है, तेरा प्लस माइनस संभालना, 357 कहीं पे एक बॉन्ड की गड़बड़ हुई है, अभी देखता हूं, ये कहीं पे एक साइन की गड़बड़ है, तो ओ हाँ, साइन की क्या गड़बड़ थी सरदार, तुमने कैसे नहीं पकड़ा यार। तो ये माइनस था ना, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, समझ आया कैसे, ये माइनस था ना और ये Yes, माइनस sir. 56 था, तो ये प्लस बन गया बेटे। ये बलविंदर के होता है, बलविंदर सिंह, मुझे कॉन्फिडेंस होता है तुम पीछे स्कैनिंग मशीन मेरी चल रही है, तो आंसर है कीर्ति है, Sir, 201. समझ, 201 आनी चाहिए। अब सुन, ये वही तो है जैसा कर रहा था, एक्सपेक्टेड कितनी है 201 और एक्चुअल कितनी है माता, Sir, 49. दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपके पास, Resonance energy. आंसर आ जाएगा, समझा। Yes. ये बेंजीन की थ्योरेटिकल एनर्जी निकाल ली, कितनी आ गई थी 201, 201. ये बेंजीन की गुड़िया कौन सी थी, एक्चुअल, Third. Actual. दोनों का डिफरेंस इज गोइंग टू बी नोन एज
resonance energy. Right? I want. Yes. ये तो मेरे साथ तो हाँ में हाँ मिल गई है ना. जब तुम खुद करोगे इसको कर लेना, समझ लेना, कॉपी मत करना. हर क्वेश्चन ही तुम्हें ऐसे मिलता है. अब इसको खुद करना. These are पूछे गए क्वेश्चन है और मैंने अपनी तरफ से इकट्ठा कर दिया था. अब आप लोगों को इसको संभालना है और इसको यूज करना है. The enthalpy of neutralization, enthalpy of resonance. Resonance एनर्जी कितना होना चाहिए था और कितनी हमारे पास है. This is the concept what we did today. अब आगे जाने का समय आया है. Let's move to the next concept, a very important concept. टॉपिक बदल गया है, पूरे का पूरा चैप्टर बदल गया है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस. चैप्टर तकरीबन 2 हिस्सों में बट गया. अभी तक तुमने फर्स्ट लॉ बेस्ड काम किया था, अब हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं. लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू एंड सुनो. तुम अगर मेरे साथ इंटेलेक्चुअली कनेक्ट नहीं हुए तो दिक्कत होगी. दिस विल बी अ ग्रेट फिलॉसफी. तुम्हारे दरवाजे खोलेगा आने वाले सब कॉन्सेप्ट्स का. तो तुम्हें समझना होगा. जो सी मर्जी बुक में से पकड़ लेना, जो हम कर रहे हैं उससे बेटर कोई बुक नहीं हो सकती है. तो बी विद मी, ध्यान से देखो. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रैंडमनेस और डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहा हूं. ये कुछ कुदरती चीजें हैं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्लास नोट में एसपी यूज करूंगा. इनको फिजिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं, इनको प्रोबेबल भी कह सकते हैं. ये वो प्रोसेसेस हैं जो होती हैं. राइट? तुमने सांस लेना है, पानी ने ऊपर से नीचे गिरना है, आग ने लगना है, होना है. पानी में चीनी डाली, डेसोल्यूशन होनी है. धूप अगरबत्ती यहाँ पे रखी, उसने फैलना है. क्यों हो रहा है? That is the reason. Spontaneous processes are the processes which can happen itself with or without initiation. किसी को जरूरत भी पड़ सकती है, किसी को जरूरत नहीं भी पड़ सकती. शुरुआत करवाने के लिए लकड़ी है, उसको हमने आग लगाई, अब वो अपने आप जलती रहेगी. इनको इनिशिएशन की जरूरत थी. राइट? लकड़ी की जगह पे लेट इट बी पत्थर था, आप उसको आग लगा लो, उसको आग नहीं लगेगी. दैट इज द डिफरेंस. चीनी को पानी में डालो, तुम चम्मच ना भी मारो, वो घुलेगी, उसको रोक नहीं सकता है. धूप अगरबत्ती अपने आप डिफ्यूज होगी. दैट इज अ स्पॉन्टेनियस. विद और विदाउट इनिशिएशन. जरूरत पड़ भी सकती है धक्का मारने की, जरूरत नहीं भी पड़ सकती है. एक अच्छा बच्चा, ठीक, मैंने उसको मोटिवेट किया, माँ बाप ने उसके ऊपर पैसा खर्चा किया, उसको मोटिवेट किया, वो अपने कैरियर की तरफ चल पड़ा. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कोई और बच्चा अपने आप ही चल पड़ा, दोनों स्पॉन्टेनियस. कोई और बच्चा कुदरती तौर पे उसका था, मैंने काम नहीं करना, मैंने दिमाग नहीं चलना है, मैंने सिर्फ क्लरिकल काम करना है, वो धक्का भी मार लो, वो नहीं चलेगा. दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस and non-spontaneous process. No initiation is needed. शुगर की डेसोल्यूशन, पानी अपने आप इवेपोरेट करेगा. डिफ्यूजन, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है. इनिशिएशन इज नीडेड. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन करोड़ों साल आपस में पड़े रहें, पानी नहीं बनेगा. राइट? बनेगा ही नहीं. तो इनको स्पॉन्टेनियस तो है पर धक्के की जरूरत पड़ती है. कोयला प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करना पड़ता है, तब जाके वो टूटता है. बट अगर वो टूट गया, वो टूट सकता है. इनिशिएशन इज नीडेड. डू यू अंडरस्टैंड? सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग स्पॉन्टेनिटी.
स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी और इवन प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इट मीन्स द नेचुरल। हम महान नहीं है, अपने मन से निकाल दीजिए। नेचर है, कर रही है, हम उसको पढ़ रहे हैं। कोई लोग उसको भगवान बोलता है, साइंटिस्ट उसको नेचर बोलता है। इट मीन्स द नेचुरल टेंडेंसी of a given process to happen, to occur at its own is known as spontaneity. कोई एक प्रोसेस जो कि नेचुरली होने की ताकत रखती हो, हम उस प्रोसेस को, फिनोमेना को स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉरबिडन, नहीं हो सकती। भाई तुम्हारे घर में हाथी आया था मोहल्ले में, वो टीवी कैंटीने के ऊपर जाके नहीं बैठ सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, पानी तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा था, अपने आप वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाए, नहीं हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस। which happens by supplying energy continuously from outside the system. हाथी को क्रेन लेके आओ, ऊपर बैठा दो, पानी को मोटर लगाओ, चले जाएगी। एनर्जी के खर्चे से हुई, कांस्टेंट चाहिए, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये इक्विलिब्रियम की तरफ मोड़ ले रहा है। वो तो कुछ कारण है कि हम इक्विलिब्रियम पे नहीं जा पाएंगे आपके स्कूल एग्जाम की वजह से। अदरवाइज इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मिलते हैं, ये चैप्टर आपस में मिलते हैं। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस गोज टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ने तो आना ही आना है। तुम अपनी जिंदगी की बात कर लो, इस ब्रह्मांड की कर लो, तुम्हारे घर में जो एलपीजी गैस चल रही है उसकी बात कर लो। हर प्रोसेस 100% कंप्लीशन पे नहीं जाएगी, वो एक जगह पे आएगी, इक्विलिब्रियम। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको पूरा एक चैप्टर दिया जाएगा, इक्विलिब्रियम। याद रखना, पता लगता रहेगा। सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। क्या चीज है जो प्रोसेस को करवा रही है? क्यों करना चाहते हो? तुम कोई दवा बनाना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि फोटोसिंथेसिस वैसे तो हम तो कर नहीं सकते, नेचर कैसे कर पा रही है, ये हम सीखना चाहते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को देखें, आयरन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स Fe2O3, ये तो हो रही है रस्टिंग, बट इंसान को, तुम्हें चाहिए आयरन ऑक्साइड में से ये निकालना। तो हम इसको कैसे करवाएंगे हमारे फायदे के लिए, इसकी तरफ हम बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी। दुनिया में हर चीज मोर एनर्जी की तरफ से लेस एनर्जी की तरफ आने की कोशिश करती है। Therefore, the reaction for which delta H is negative will be spontaneous. Hydrogen plus oxygen, carbon plus oxygen, these are exothermic reaction. तो exothermic reaction तो spontaneous होने चाहिए, हमने सोचा, ठीक सोचा, बट कुदरत भी मजेदार है। हमने सोचा कि भी हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसा होना चाहिए। बट इंसान पकड़ लाया, देखो सर, राइट, मैंने बोला ऐसे होता है, तो में से कोई पकड़ लाया, देखो सर ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, ये भी हो रहा है, इसका मतलब हम अभी पूरी तरह से जाने नहीं है। लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, नमक का घुलना, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, स्पॉन्टेनियस तो है, बट क्या है, एंडोथर्मिक है। तो इनमें तो एनर्जी बढ़ रही है, व्हाई? कौन सी चीज इनको करवा रही है? कुछ तो होगा, राइट, कुछ तो होगा जो हम नहीं जानते। तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव अथर्मिक रिएक्शन। भाई यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ऐसी क्या चीज है जो इसको यहाँ लेके जा रही है? एनर्जी का डिफरेंस तो है ही, एनर्जी का डिफरेंस नहीं है तो इनको नहीं होना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल्सो एग्जिस्ट। रिवर्सिबल में मान लो तुम्हारे पास H2 एंड I2 है और मान लो तुम्हारे पास HI है। इस तरफ एनर्जी कम होती है, हो जाना चाहिए मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, बट ये बैकवर्ड क्यों हो रहा है? एनर्जी तो बढ़नी नहीं चाहिए थी, एनर्जी तो घटनी चाहिए थी। कौन करवा रहा है? कौन हमारे हाथी को आपकी सड़क से उठा के ऊपर भेज रहा है? अगर वो है कोई चीज तो मुझे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को भी कल को जरूरत पड़ सकती है। हमें कुदरत को समझना था क्या चीज है वो। डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है, फिर भी ये रिएक्शन हो रहा है, क्या चीज है मुझे भी समझना है, मुझे भी बताओ। ये भावना है। एंड नो रिएक्शन in spite of delta H negative also। ये कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो एक दिन लोहड़ी आएगी आज से 2-3 महीने बाद हमारे हिंदुस्तान में, तो आप देखेंगे बच्चों, इसमें हमारे पास हम बहुत सारी लकड़ी को जलाएंगे। आप सुबह उठ के देखना, कोयले को जलाना, सारी की सारी 100% लकड़ी नहीं जली थी, कुछ ना कुछ तो बचा ही रहा था। वो स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट? वो इक्विलिब्रियम पे क्यों जा रहा है? तुम कोई दवा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने 100 किलोग्राम 100 मोल्स रिएक्टेंट के डाल दिए थे, तुम्हें 100 मोल प्रोडक्ट के नहीं मिल रहे, शायद 99, हम इतनी साइंस अब जान चुके हैं, शायद 20, ये वेस्टेज क्यों हो रही है, कहाँ जा रहा है? उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड फिलॉसफी चलेगी आगे, every reaction goes to equilibrium where both reactant and product are present to some extent। इसका मतलब मैं अभी तक सही नहीं सोच पाया हूं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं। हम तो सोच रहे हैं टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी, बट टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी में प्रॉब्लम है। एंडोथर्मिक भी हो रहे हैं, एथर्मिक भी हो रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो रहे हैं, और इवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन 100% कंप्लीशन में नहीं है। तो कुदरत जिसको हम मदर बोलते हैं, वो कोई चीज अपने पास रखी थी। ये साइंटिस्ट को तकरीबन 1940s में, रदर उससे पहले, आइंस्टाइन से पहले 1800 के आसपास, 1890 के आसपास समझ नहीं आ रहा था। दे वर थिंकिंग क्या है, कौन सी चीज है। अब बैंड बाजे के साथ एक और चीज निकलेगी। Hence we conclude that there must be some another factor other than delta H is equal to negative, which is responsible for driving force for spontaneity। कोई ऐसी चीज जो हम अभी नहीं जानते थे, वो थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थे रिएक्शंस को करवाने की। तो इन्होंने, मतलब साइंटिस्ट ने ढूंढा एक फैक्टर which is known as maximum randomness or disorder। दुनिया में हर प्रोसेस, फिलोसफी है, साइंस होती फिलोसफी है, मैक्सिमम डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। एक छोटे जीव ने, एनिमल ने, प्लांट ने जन्म लिया, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो एक स्टेज तक बढ़ेगा, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक स्टेज इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम में वो ग्रो भी कर रहा है और वो डिकम्पोज भी कर रहा है, दोनों चीजें शुरू हो गई, दोनों चीजों का तालमेल रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉजिटिव और नेगेटिव। बट एक स्टेज आएगी जहां पे नेगेटिव वो डेथ की तरफ बढ़ेगा, वो होगा ही होगा। ऐसी क्या कारण है कि कौन सी चीज उसको आगे लेके जा रही है? दैट इज रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर। ये पूरे का पूरा यूनिवर्स फैल रहा है, वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, और ये तो होना ही होना है, रोक नहीं सकते। हम लोग इस वक्त एक बंधे हुए बैठे हैं, मैं एक जगह पे बैठा हूं, तुम मेरे से बंधे हुए हो, तुम कंप्यूटर के आगे, फोन के आगे बैठे मेरी बात सुन रहे हो, बट थोड़े समय में ये क्लास ने एंड होना ही होना है। हम ऑर्गेनाइज्ड बैठे हैं, हम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। नमक NaCl सॉलिड ऑर्गेनाइज्ड था, हमने पानी में डाला, दैट हैज बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड। कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर था, वो टूट गया,
कार्बन डाइऑक्साइड भाग गई, कैल्शियम ऑक्साइड भाग गई, ये डिसऑर्डर को जन्म दे रहा है। Some example of randomness or disorder. Mixing of two gases. Imagine करो, वो लाल रंग की गैस, वो नीले रंग की गैस, छोड़ दो, लाल ऑर्गेनाइज्ड, नीली ऑर्गेनाइज्ड, दोनों ने मिक्स करके वो लाल गैस के अंदर नीली गैस आ गई। क्या बढ़ गया? रैंडमनेस बढ़ गई। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। समझ पा रहा बेटे? ऑर्गेनाइज से कहां चला गया? डिसऑर्गेनाइज। दैट इज द randomness. Melting of solids. पिघला दो, बर्फ ऑर्गेनाइज थी, इवेपोरेट कर दो, लिक्विड से गैस पे बना दो। इन सब में बेटे द रेंडमनेस डिसऑर्डर क्या करा सरदार साहब? बढ़ा। और ध्यान से देखो, ऑल आर एंडोथर्मिक बट स्टिल दे आर हैपनिंग। तो they have natural tendency to happen because randomness is increasing, my dear friends. All the above reactions are spontaneous. The tendency to acquire maximum disorder, randomness, is another factor which controls the spontaneity of the process. The two factors that are responsible for करवाने के लिए किसी भी प्रोसेस के लिए, हमने टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी को काटा नहीं है, हमने कहा वो भी है, डेफिनेटली है, बट एक और फैक्टर ऐड कर मारा आपके लिए, टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रेंडमनेस। तो जब तुम लोग मेरे से कोई बात ऐसी पूछते हो कि भाई इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, तो मैं आपको पूरा जवाब नहीं दे पाता हूं कि स्टेबिलिटी एनर्जी की टर्म्स में इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। यू हैव टू सी एक और बड़ा फैक्टर रैंडमनेस। और सुनो, नेचुरल लॉ, ग्रेविटी तो है, न्यूटन के थ्री लॉज तो है ही है, लाइट की स्पीड तो है ही है, ऐसे ही ये तो है ही है। ये नहीं कि अभी आप पढ़ रहे हो और ये 15-20 मिनट के बाद, 150 साल के बाद, 1500 साल के बाद ये कॉन्सेप्ट झूठे हो जाएंगे। नो, दे विल स्टे, they are the natural law. So tendency to have maximum randomness. अब तुम साइंटिस्ट हो तो तुम्हारे मन में एक चीज आ रही है, रेंडमनेस है तो उसको नापना भी है। जिस प्रोसेस में रेंडमनेस ज्यादा बढ़ी और जिस प्रोसेस में रेंडमनेस कम बढ़ी, जिसमें रेंडमनेस कम हुई तो हमें इसको नापना था, क्योंकि रेंडमनेस ही तो करवा रही थी। तो रेंडमनेस इज मेजर्ड with the help of entropy. एंट्रोपी भी एक एनर्जी है, इसका सिंबल S है। अगर हम इस वक्त एक ग्रुप में बैठे हैं तो हम ऑर्डर्ड हैं, आधे घंटे के बाद हमारी क्लास खत्म हो जाती है तो हम बच्चों डिसऑर्डर में चले गए हैं, हमारी एंट्रोपी बढ़ गई है। द ग्रेटर द डिसऑर्डर, द ग्रेटर द entropy. Every single word is important. Solid organized, liquid come organized, gases is going to be or come organized. तो हम कहते हैं entropy is positive. डेल्टा पॉजिटिव का मतलब, हाँ जी बेटे, entropy क्या की? बड़ी है। सरदार जी, सॉलिड से लिक्विड से गैस पे जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि डिसऑर्डर बढ़ रहा है। Then the entropy is a state function. It's a energy. Final minus initial वैसे ही होगा जैसे एंथैल्पी कर रहे थे, बट अभी आपको मेजर करने का मौका दिया जाएगा। Mathematically, entropy change during any process is heat evolved or absorbed divided by temperature at which the process happens. Temperature at which the process happens. T is going to be the temperature. मान लो वो आपने अपना कुछ भी काम किया था तो जिस टेम्परेचर पे किया था
उसको डिनोमिनेटर में, जितनी भी हीट चेंज हुई उसको न्यूमरेटर में. Whenever the system absorbs heat, the kinetic energy increases and entropy क्या करेगी बच्चों, बढ़ेगी. तो अगर आपके पास वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और अगर आपके पास वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा पार्टी एंट्रोपी चेंज आपका क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है. और अगर वाइस वर्सा है, राइट, इधर, तो आपका डेल्टा एस क्या है बच्चों, नेगेटिव है. नेगेटिव. क्या तुम सोच सकते हो कि पानी अपने आप पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए, अपने आप? ठीक है, तुमने एसी में रखा है, फ्रिज में रखा है, हम कॉन्स्टेंटली उसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो एनर्जी की एक्सपेंडिचर से हो जाएगा, बट पानी अपने आप ठंडा नहीं होगा, राइट? For the same amount of heat absorbed at low temperature, the disorder is more than the same heat absorbed at high temperature. समझ जैन? डेल्टा S is equal to Q by T. मान लो हमने प्रोसेस टेम्परेचर 250 केल्विन था, मान ले गुड़िया प्रोसेस 500 केल्विन पे की, दोनों में 500 जूल एनर्जी का चेंज हुआ, तो दोनों में डियर मैंने 500 रख दिया. क्यों? ये 250 पे हुआ था, ये 500 पे हुआ, तो गुड़िया यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से एंट्रोपी में चेंज ज्यादा आया और यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज कम आया. दिस प्रूव्स दैट delta S is inversely proportional to temperature. It is not the temperature change. It is for fixed Q. There is large increase in entropy when a lot of energy is given to the system at बच्चों low temperature. अगर लो टेम्परेचर पे आप उतनी हीट दोगे और आप हाई टेम्परेचर पे उतनी ही हीट देंगे, then the percentage increase will be more at low temperature. इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है अपने हाथ से. एक बार रफ में इस चीज को कॉपी कर लो. रफ में डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज, बस इसको कॉपी करना है, नीचे वाली डेफिनेशन को नहीं. अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली divided by absolute temperature at which it is done. टेम्परेचर जो भी था, चेंज नहीं, तो इसके यूनिट क्या होंगे तृप्ति? जूल पर केल्विन, राइट बेटिया? पर मोल, ये पर मोल मिस कर गया. और एनर्जी के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं बेटे? कैलोरी पर केल्विन पर मोल. इसको मिला के इन दोनों को केशी दीदी EU एंट्रोपी यूनिट भी बोलता है. समझा बेटे? एंट्रोपी यूनिट. तो ये अच्छा रिपीट हो गया, इसे रिपीट हो गया, तो एक सेकंड. फॉर ओपन सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम we have to consider total entropy change of the system and surrounding. मैंने कोई काम किया था तो वो मेरी एंट्रोपी थी, और जो सराउंडिंग में भी कुछ भी चेंज हुआ था वो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हुई थी. डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. और अगर प्रोसेस को होना है तो एंट्रोपी क्या करनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. समझो क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी भी प्रोसेस को देखना है तो सिर्फ उसकी एंट्रोपी को नहीं देखना है. अभी तक तुमने एंथैल्पी वगैरह सिर्फ सिस्टम की देखी है, बट एंट्रोपी दोनों की देखनी है.
इंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी के लिए आपने दोनों की देखनी है, दोनों से मेरा मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग से होगा। द मदर ऑफ ऑल प्रोसेसेस, राइट, इज देयर। मदर, ये झूठे नहीं हो सकते, ये सत्य है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it says that entropy of the universe is always increasing, always increases in the course of every spontaneous or natural process। जैसे आपने सुना ना, एनर्जी घटेगी, तो वैसे एंट्रोपी इस ब्रह्मांड की, तुम, मैं, एटम, सूर्य, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नथिंग इज एक्सेप्शन, इट इज ट्रुथ। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके बोलूं, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड बट द एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। द एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो आइंस्टाइन थे उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। वो कह रहे थे मदर नेचर एंट्रोपी कैसे चल रही है, तो वो 100% एक्यूरेसी पे चलते थे। वो कहते थे मदर द नेचर डज नॉट प्ले डाइसेस, एंट्रोपी तो बढ़नी ही बढ़नी है। सुनो, अब डेल्टा एस टोटल को देखना है। अगर वो पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो हमारी प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर वो लेस देन 0 होगा तो हमारी प्रोसेस बच्चों क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस टोटल इज 0, then the reaction comes at equilibrium. The reaction comes at equilibrium. You understand क्या कह रहा हूं? अब देखो बच्चे, for a cyclic process, तुम A से B पे गए और B से वापस A पे आ गए। अगर यहाँ पे एंट्रोपी -x थी तो यहाँ पे +x है, तो बच्चों आपकी जो टोटल बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, द 0 हो जाएगा। डेल्टा S for cyclic process is going to be 0 हो जाने वाला है। Help me out। तो आराम से देखते हैं फर्स्ट प्रोसेस को। हावी, फर्स्ट को हाइड्रोजन ऑर्गेनाइज था, तुमने इनकी दोस्ती को तोड़ दिया, तो बताओ बेटे एंट्रोपी इंक्रीज की या एंट्रोपी डिक्रीज की? आपका क्वेश्चन। सर इंक्रीज की। वेरी गुड सिद्धार्थ साहब, द पॉजिटिव ये हुई हमारे पास, समझा बेटे? तो ये फर्स्ट केस। सेकंड केस बच्चों, भाई सोच के बताओ, 2 सोडियम कार्बोनेट सॉलिड टूट गया, डिसोसिएट कर गया, इकट्ठा था, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। बताओ क्या हुई, पॉजिटिव कि नेगेटिव? So positive. सुन, लिक्विड जम गया, सॉलिड बन गया, घूम फिर रहा था। सर नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हुई। अगला केस, The positive. वेरी गुड। टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यू मस्ट डू इट। तो एक सेकेंड की क्वेश्चन अभी, चलो आ गया सरदार साहब। डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, तो इस वक्त क्यू कितना सिंक? 40.8। ये 10 to the power 3 क्यों किया? जूल्स में लेके आने के लिए। और टेम्परेचर कितना दिया सिंक? 373 केल्विन। 408, 373 तुक्का मारा बेटे, है ना? अप्रोक्सीमेटली 1.1, 110 जूल पर केल्विन। समझा? यस सर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव।
तो इसके होने की टेंडेंसी होगी, वो मैं अभी बताता हूं। जी बच्चों, गिवन डेल्टा एस, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी। होमवर्क दे दूं? यस सर। कर सकते हो भाई। ये क्या चीज है? पर ग्राम है। डेल्टा एच बताने के लिए किलो जूल पर ग्राम, वाटर के लिए 18 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल। डेल्टा एच आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। आप डेल्टा एस क्या कर लेंगे? कैलकुलेट करोगे? करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया करो बच्चों। यस। ये कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इतना चलो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तो लिक्विड टू वेपर। टू 350.2 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया ना। आंसर यही से ले रहा हूं 87.3। नाउ ही इज आस्किंग उल्टा, लिक्विड टू वेपर। नेगेटिव हो जाएगा। यस बच्चा, तो माइनस हो जाएगा। समझा? आप वैसे भी निकाल सकते। अगर ये 30.8 पॉजिटिव था तो पीछे की तरफ 30.8 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। वहां से भी निकाल सकते थे। यू विल सॉल्व इट। डेल्टा एस का यूनिट ध्यान कर लेना। होमवर्क तुम्हारा, इसका आंसर करो। ए, मतलब आपने तो मुझे बताना है, इसका आंसर बताना है। इनमें से किस में इंक्रीज इन एंट्रोपी है? ए में बढ़ी है कि कम हुई है? सब बड़ी है। सब बड़ी है। बी देखो, फिर कम हुई है। वेरी गुड, प्रेसिपिटेट बन गया। शाबाश मेरे बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया सरदार। प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे बैठ गई। गुड सन। सी में सब बढ़ गई। सब बढ़ गई। शाबाश। बी बहुत अच्छा बेटे, बी का ध्यान करना। तुम बताओ। तो पॉजिटिव। 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 नेगेटिव। नेगेटिव। सो नेगेटिव। ठीक बोलो बेटा। उल्टा डायमंड से ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। सोचो और करवाओ। चल सिंह, एक कॉन्सेप्ट याद है? सॉलिड से लिक्विड से गैस, तो सबसे कम किसकी होगी?
सर ऑप्शन ए। अब ये दोनों लिक्विड हैं तो पहले टेम्परेचर को पकड़ ले। बी का टेम्परेचर सर कम है, बी। फिर सी का टेम्परेचर ज्यादा सर है। डी। अब देख सी और डी में से जो सी है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर दबा के बैठा हूं और सुमो पहलवान के, सरदार जी हिलने नहीं दूंगा, और मैंने तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं रखा, तो तुम्हारी डी में मूवमेंट ज्यादा नहीं हो जाएगी? यस सर। ठीक है जी। ये 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 25 डिग्री और यहाँ पे 25 डिग्री। ये समझा बच्चे क्या हुआ? यहाँ पे यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस को देखा, यहाँ पे टेम्परेचर सेम था, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से, कम होने की वजह से मैंने आंसर किया। और बच्चा पार्टी ई। यस। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तुम कह रहे थे ना क्लास कब, ये कब खत्म होगा? सिंह, मेरा ख्याल अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा बच्चा। सरदार जी, बॉइलिंग ऑफ एग जैन पूरी एक एक्सेप्शनल केस है। जब तुम अंडे को बॉयल करते हो तो आप इमेजिन करो, तुमने कभी ऊन का, वूल का गोला देखा होगा, वो अरेंज्ड है। तुम उसको खोलो और तुम उसको हैप्पैजार्डली आप उसको वापस, जिन्हें पंजाबी कहते हैं गुंजला पा दो, राइट? दैट इज गोइंग टू हैपन, वो नॉट हो जाएगा। तो बॉइलिंग ऑफ एग इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड पे जब तुम जा रहे हो तो हमारी जो एंट्रोपी है बेटे वो बड़ी है, अदरवाइज लिक्विड से सॉलिड एंट्रोपी हमारी कम होती है। दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट सन? आगे बहुत बड़ी फिलॉसफी आनी है, वो मैं अपने ढंग से अगली क्लास में लेके जाऊंगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के शायद, प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हालात के मुताबिक होता है, ये क्लास अगली में खत्म भी हो सकता है। अगले में नहीं होगा तो उससे अगले में तो 110% छोटी होगी, उससे अगले में ये खत्म हो जाएगा। तो वी विल नॉट मूव फर्दर फ्रॉम दिस पॉइंट। हम यहां से अगली क्लास में जाने वाले हैं बेटे, राइट? यहाँ पे हम ब्रेक लगाने वाले हैं। सो दैट इज द केस। यहाँ पे रुकते हैं बच्चों, एंड विल कंटिन्यू विद दिस, आगे बढ़ने वाले। जय हिंद। Right, son? So we will take a break. We'll continue from this in the next session. Bye-bye.